विदेशियों की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी नाम का व्यक्ति वहां गजनी के अंदर शासन संभालता है। गोर प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के पीछे गोरी है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर जगह बनती है, वहां के ये लोग राजा बनते हैं। कालांतर में यह है आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कहते शुरुआत में इसने गुजरात पर अटैक किया था, सिंध वाले रास्ते से होते हुए गुजरात की तरफ गया था। 1178 के अंदर ये गुजरात पर आक्रमण कर देता है। भीम सेकंड, जैसे मूलराज सेकंड के नाम से भी जानते हैं, वह उस समय गुजरात का राजा हुआ करता था। हम आगे और पढ़ेंगे, जब चालुक्य में पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा आपको। वह छोटा था, इसलिए उसकी मम्मी नायिका देवी उस समय शासन संभालती है। और 1178 में मोहम्मद गोरी के उस हमले को नायिका देवी न केवल रोकती है, बल्कि अबू की तलहटी के उस युद्ध के अंदर वो तुर्क सेना को भागने पर मजबूर कर देती है। मुझे इतिहासकारों पर बड़ी दया सी आती है कि इतने महान युद्ध को जिसके अंदर महिला नेतृत्व करके मोहम्मद गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को वापस भगा देती है, मेन डिस्कोर्स के अंदर स्थान क्यों नहीं दे पाया? हम क्यों उस नायिका देवी को एज ए नायिका क्यों नहीं जानते हैं? जिस मोहम्मद गोरी के परिचय बाद में हमारे इतिहास के अंदर बड़े बड़े तरीके से पढ़े जाते हैं, गिरदावलियां गाई जाती है, जिसके सेनापतित्व के कस्में ली जाती है, उसे एक महिला सेनापति ने अबू की तलहटी से आगे नहीं बढ़ने दिया था। मोहम्मद गोरी को लगा यार इस साइड से नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपने आसपास वाले इलाके जीतने शुरू किए। अफगानिस्तान से नीचे ढलेंगे तो पाकिस्तान वाला पंजाब बनाना शुरू होगा, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब पे आक्रमण करना शुरू किया। लाहौर तक, मुल्तान, उच्च, इन जगहों पर उसने कब्जे करने शुरू किए। 1186 के आसपास तक जाते जाते वह चौहान साम्राज्य की सीमा को टच करने लग गया था। 1186 से लेकर 1191 का जो 5 साल का टाइम है, इसमें चौहानों और गोरी के बीच में छोटी मोटी कई झड़पें होती है, जिन्हें हम कई जगह पढ़ते हैं 21 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं 24 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं हम 7 बार लड़े थे। हमारी लोक कहानियां कहती है कि 17 बार लड़े थे। अलग अलग कई बातें हैं, पर हिस्ट्री में हम जिन युद्धों को जानते हैं वो 2 युद्ध है जो कि हरियाणा के त्राइन नाम के स्थान पर लड़े गए, जिनको कि हम त्राइन का पहला युद्ध और त्राइन के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1191 में और 1192 के अंदर हुए थे। त्राइन का पहला युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ये तरावड़ी या त्राइन नाम की एक जगह है, जहां पर गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुए थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को आगे आमूलचूल परिवर्तन करने पर बाध्य कर दिया था। उनकी बात करेंगे हम। असल का कारण यह हुआ कि जब वो आगे बढ़ रहा था, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब तक कब्जा कर लिया था। अब वो भारत वाले पंजाब में एंट्री कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान को लगता था ये मेरी टेरिटरी है, और उसने एक जगह पर कब्जा कर लिया था, तबर हिंद। हम कहते हैं हमारे आज का भटिंडा है, पंजाब में जो भटिंडा नाम की जगह पड़ती है, हम कहते हैं कि उसका जो नाम था किसी टाइम में तबर हिंद हुआ करता था। और गोरी तबर हिंद पर कब्जा कर लेता है और अपने बंदे को यहां पर केयरटेकर बना देता है, काजी जियाउद्दीन। जियाउद्दीन का जिया लग गया होगा यहाँ पे, तो उनको कहा कि काजी साहब आप यही जी लगाइए, इधर रहिए, अपने भटिंडा में रहिए, तबर हिंद के अंदर रहिए। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तो पृथ्वीराज चौहान अपनी एक बड़ी सेना लेकर तबर हिंद की तरफ प्रस्थान करता है। जब गोरी को पता चला कि वो मेरे भटिंडा का किला छीनने के लिए आता, तो उधर से गोरी अपनी एक सेना लेकर आता है। त्राइन के मैदान में उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान गोरी को हरा देता है। तो इस पहले त्राइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीतता है। पृथ्वीराज और गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ, जो कि तबर हिंद को लेकर हुआ, उसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज की जीत हुई। हमारी कहानियां ये कहती है कि उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज के साथ में दिल्ली का गोविंदराज तोमर गया था। गोविंदराज या गोविंद राय कहते हैं, तोमरों की थी दिल्ली, तो यहां का कोई गोविंदराज तोमर था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में गया था। और उसने एक गोरी के ऊपर वार किया, अटैक किया उसने गोरी पर, और वो गोरी को घायल कर देता है। गोरी अपने घोड़े से गिरने वाला ही था, तभी एक खिलजी सैनिक बहुत बहादुरी के साथ में गोरी को वहां से बचाता है और युद्ध भूमि से बाहर निकाल के ले जाता है। एक कहानी तो यह है कि गोरी भाग जाता है इस युद्ध में, उसकी सेना भाग जाती है, खिलजी सैनिक उसे जैसे तैसे बचा लेता है। गोविंदराज तोमर का नाम याद रखना, जो कि दिल्ली का था, पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में लड़ा था। अपने राजस्थान की कहानियां ये बताती है कि पृथ्वीराज चौहान गोरी को न केवल घायल कर देता है, बल्कि उसे पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेकर आते हैं। और पृथ्वीराज चौहान पूछता है गोरी से कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गोरी कहता है कि राजन, वही सलूक किया जाए जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। और पृथ्वीराज कहता है कि सनातन संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन यदि माफी मांग ले तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। गोरी सामने बेड़ियों में जकड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी मंत्रियों ने ऐतराज जताया। बाकी मंत्रियों ने कहा कि चौहान राज, आपकी बात एकदम सत्य है, और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ये कहता है कि यदि दुश्मन माफी मांगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु ये बातें भी सनातन धर्म के दुश्मनों पर ही लागू होती है। जो इस संस्कृति को मानने समझने वाले दुश्मनों, उन पर लागू होती है कि यदि उन पर ऐसा किया जाता है या एहसान दिखाया जाता है तो उसको याद रखते हैं, ये विधर्मी है, विदेशीय है। इस पर ये चीजें लागू नहीं होती है। जिस निश्चलता की आप बात करते हैं वो इनके देश में नहीं है। धोखा, फरेब, चाल, छल, ये सब है इनकी संस्कृति। आप एक बार छोड़ेंगे, अगली बार पुनः आक्रमण करने के लिए आएगा।
पृथ्वीराज ने कहा कि इस डर से कि पुनः आक्रमण कर देगा, हम अपनी सनातन संस्कृति के उन मूल्यों को भूल तो नहीं सकते हैं, और मंत्रियों इस बात को चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि यदि ये दोबारा आक्रमण करेगा तो हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा है, वापस लड़ देंगे। क्या तुम्हें लड़ने में डर लगता है? मंत्रियों ने कहा नहीं सर, ये कोई बात ही नहीं, यदि आपका निर्णय यह है तो हम आप इस निर्णय में आपके साथ हैं। कहानियां कहती है कि गोरी को छोड़ दिया गया और गोरी उसके बाद वापस गजनी चला जाता है अपने, लेकिन गोरी इस अपमान को भूल नहीं पाया था और पुनः तैयारी करता है। किसी एक लेखक ने लिखा है कि गोरी कहता है कि मैंने पूरे 1 साल तक अपने घर नहीं गया, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, जितनी कठोर जिंदगी वो जी सकता था उतनी जीता है। कबीले के दुर्दांत जो भी आक्रमणकारी थे उनको इकट्ठा करता है, एक बड़ी भारी फौज बनाता है, पुनः बठिंडा की तरफ बढ़ता है। और इस बार आगे आने से पहले उसने अपने एक दूत को और भेजा, सेना के साथ साथ उसका एक दूत आ रहा था, और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दूत आया। उसने कहा कि गोरी ने समाचार भिजवाया कि या तो इस्लाम कबूल कर लिया जाए वरना तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि क्योंकि तुम दूत हो और भारतीय संस्कृति यह भी कहती है कि दूत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो, अपने स्वामी गौर के राजा उस मोहम्मद को जाकर कहो कि अगर जिंदा रहना है तो जहां है वहीं से पुनः लौट जाए, वरना इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पिछली बार एक बार माफ कर दिया गया है। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर सामना करने के लिए बढ़ता है। वापस एक बार फिर उसी ट्राइन के मैदान में 1 साल बाद दोनों का आमना सामना होता है। कैंप थोड़े दूर दूर तक लगे हुए पड़े रहते थे, एक तरफ पृथ्वीराज के कैंप लगे हुए, एक तरफ गोरी के कैंप लगे हुए। पृथ्वीराज ने वहां पर जैसे कैंप डाले और गोरी ने पुनः अपना एक दूत भेजा और गोरी ने कहा कि भाई साहब गलती हो गई, मैं गलती से इधर आ गया वापस, आपने कहा था वापस चला जा पर मैं नहीं गया पूरा, मैं बीच में से वापस आ गया, क्योंकि गजनी में मैं राजा नहीं हूं, मेरे भैया गियासुद्दीन है वो राजा बने हुए हैं, और मैं आपको बता भी नहीं सकता, भैया बहुत क्रूर आदमी है, यदि मैं वापस हार के उनके पास में जाता तो भैया को बहुत गुस्सा आता, भैया तो हाथों हाथ जमीन में गाड़ देते, इसलिए मैं क्या मुंह दिखाऊं उनको, इसलिए मैं तो वापस हमला करने के लिए आ गया। लेकिन अब देखा गया आप तो खुद ही सेना बहुत बड़ी है, इस बार भी पिछली बार की तरह ही होगा मेरे साथ में, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, थोड़े दिन बाद को ठंडी मीठी हो जाने दो, इधर बैठे रहने दो मेरे को, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने, और अपने बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, तब तक मेरे भैया थोड़े शांत हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान उसकी इस बात को स्वीकार कर लेता है, पर फिर भी वो एहतियातन, उसे लगता है क्या पता है आगे बढ़े, वो अपनी सेना लिए वहीं बैठा रहता है। पर अब उसने अपने सैनिकों की संख्या कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी सीमाएं एक तरफ चालुक्यों से, एक तरफ गहडवालों से, एक तरफ चंदेलों से लगती थी, वो तीनों उसके शत्रु थे, इसलिए उस बाउंड्री की रक्षा करनी भी जरूरी थी। इसलिए वो अपने बेहतरीन बेहतरीन सेनापतियों को या तो लेकर ही नहीं गया था, या वो इन बाउंड्री के ऊपर लगा के चला गया था, और वहां पर अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ में वहां पर वो टिका रहता है। उल्टा गोरी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं किया जाता है, गोरी वाकई वहां पर शुरुआती दिनों के अंदर शांत बैठा रहता है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और बोल के जाता है, मॉर्निंग वॉक के टाइम में समाचार पूरे पूछ के जाता है, सर सब सही चल रहा है आपके, कोई पृथ्वीराज सहयोगी ताकि मेरी एनिवर्सरी आई तो बुके और भेजता है मेरी तरफ से आपको और भाभी जी को पूरे पूरे एकदम यूं साड़ी स्पर्श। पृथ्वीराज को लगता है ठीक ही आदमी है, भाई के चक्कर में इधर बैठा हुआ चला जाएगा थोड़े दिनों। कहते हैं कि एक दिन गोरी ने अपने समस्त सैनिकों को, सर्दी का टाइम था, अपने समस्त सैनिकों को कहा कि आज कैंप के बाहर अलाव जलाई जाए, लकड़ियां जलाई जाए खूब, ताकि दुश्मन को दूर से यह मालूम हो कि सब आग ताप रहे हैं, और ज्यादा आग होगी तो उसे लगेगा सारे के सारे आग ताप रहे हैं। खूब सारी लकड़ियां जलाई गई अपने कैंप के बाहर, अंधेरा था, और दूसरी साइड से अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर पृथ्वीराज की तरफ बढ़ता है। इन लोगों को तब तक पता नहीं था कि ऐसे भी अपने पर हमला किया जा सकता है, और ये लोग लगभग इस मामले में शांत हो चुके थे कि अब गोरी की तरफ से अपने पर कोई आक्रमण नहीं होगा, निश्चिंत थे। गलती यही थी, निश्चिंत भी इतने कि अब आराम से पार्टियां वार्टियां चल रही थी, दिल बोले चकमक चकमक टाइप की, लेट नाइट पार्टी करके सोए थे, सुबह आधे लोग जागे थे, आधे लोग जाग ही नहीं पाए थे, आधे लोग नित्य क्रियाओं के अंदर व्यस्त थे। इतने में मोहम्मद गोरी एक बड़ा आक्रमण करता है। एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का मामला वह सेना कैसे कर पाती जो अभी तक पूरी जाग भी नहीं पाई थी, जिस सेना को पता ही नहीं था कि हम पर आक्रमण हो सकता है, जो अपनी नित्य क्रियाओं के अंदर लगे हुए थे। ट्राइन का दूसरा युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं है, बीट्रायल है, विश्वासघात है, अचानक किया गया हमला था, घात थी, वो हारना था, स्वाभाविक बात है हारना था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पहले अपने हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बाद में वो अपने घोड़े पर उतरता है। ऐसी कई कहानियां और है कि उसका घोड़ा बदल दिया गया था, जो वास्तव में जिस घोड़े को युद्ध में लेकर जाता था वह घोड़ा नहीं था, उसे एक दूसरा घोड़ा दे दिया गया था, और उसके किसी व्यक्ति ने गद्दारी की थी और मोहम्मद गोरी कोई बात बता दी थी कि इसको कोई ऐसा घोड़ा दे दिया जाए जो डांस करता हो। और जैसे पृथ्वीराज चौहान अपने डांस वाले उस घोड़े पर चढ़ा और उधर से जैसे ढोल बजने लगे, उस घोड़े ने डांस करना शुरू कर दिया। इसलिए अब अक्सर पढ़ते हो कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। तो नाट्यरंभा इसीलिए कि नाचने लग जाता था, और पृथ्वीराज चौहान को लगा ये नाचते नाचते मराएगा, तो पृथ्वीराज चौहान वहां से निकल जाता है, युद्ध की भूमि से निकल जाता है। हरियाणा में एक जगह और पड़ती है सिरसा, तुर्क सेना पीछा करती है, दूसरे युद्ध के अंदर चौहान हार जाते हैं, सिरसा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कहानियां फिर चेंज होती है। कुछ कहानियां कहती है कि वहां पर उसे गिरफ्तार करते ही मार दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको अजमेर लेकर आए थे, ऐसा हसन निजामी कहता है। एक राइटर हुए हसन निजामी, कंटेम्पररी राइटर उस टाइम के, जो एक बुक लिखते हैं ताज उल मासिर, नाम याद रखना भाई, मिडेवल में भी काम आएगी। हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर, और वो ताज उल मासिर के अंदर लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसे अजमेर लाया गया, अजमेर लाके उसे पुनः राजा बना दिया गया। उसने अधीनता स्वीकार कर ली। थोड़े दिनों बाद वो एक बार फिर षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, फिर गोरी के खिलाफ लड़ने का प्रयास करता है। इस बार उसे पकड़कर मार दिया गया था। एक कहानी कहती है कि जहां पकड़ा था वहीं मार दिया था। हसन निजामी ताजुल मासिर के अंदर कहते हैं कि उसे यहां पर लेकर आए थे, अजमेर में कुछ दिन उसने शासन किया था, इसके बाद वापस वो गोरी के खिलाफ बगावत, रिबेल करने का प्रयास करता है, और इस बार उन्होंने इसे मार दिया था। राजस्थानी कहानी आपने दूसरी बात कहती है। चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखते हैं कि सिरसा से पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को मोहम्मद गोरी पकड़कर गजनी ले गया, और जैसा कि अक्सर तुर्क राजा दूसरे दुश्मन के साथ किया करते थे, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया और उसकी आंखें निकाल दी गई। चंद बरदाई कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, और मुझे जब ये पता चला कि मेरे दोस्त को पकड़कर गजनी ले गए तो मैं पीछे पीछे गजनी चला गया। जब पृथ्वीराज चौहान से मिला जाकर गजनी में, तो मुझे पता चला कि मेरे सम्राट की दोनों आंखें निकाल दी गई है। वहां हम दोनों ने आपसी बातचीत के अंदर एक योजना बनाई और मैं गोरी के पास गया, ऐसा चंद बरदाई कहते हैं। चंद बरदाई गोरी के पास गए और उन्होंने गोरी को जाकर आगे, सम्राट ये क्या किया? हमारे राजा ने जब तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें ससम्मान छोड़ दिया था, वहां से वापस भेज दिया था, तुमने हमारे राजा को पकड़ा तो आंखें निकलवा दी। गोरी ने कहा कि अपनी अपनी संस्कृतियों की बात है, तुम्हारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ देना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है कि आंखें फोड़ देनी चाहिए, अभी तो आंखें फोड़ी मारेंगे हम। चंद बरदाई कहता है कि जैसे आपके कानून है वैसा आप करोगे, चूंकि बंदी बना लिया आपने। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, यार ये व्यक्ति एक अलग सी कला में निष्णात है, एक्सपर्ट है। यदि तुमने वो नहीं देखी इसकी तो फिर मतलब ही क्या हुआ? गोरी ने कहा वह क्या है? और उसने कहा कि शब्द भेदी बाण चला सकता है। गोरी ने कहा मतलब? उन्हें आवाज सुन के ये व्यक्ति तीर मार सकता है, सटीक निशाना लगा सकता है वहां पर। गोरी ने कहा चंद बरदाई मैं ही मिला सुबह से, ऐसी मजाक अच्छी नहीं होती। बिना आंखों के जब दिखता ही नहीं है तो निशाना कैसे लगेगा टारगेट पे? चंद बरदाई ने कहा कि तुम शायद हमारी संस्कृति को ढंग से जानते ही नहीं हो। हमारे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाए हैं। भगवान राम के पिता दशरथ इसको जाना करते थे। एक दिन जो वो सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाकर बैठे हुए थे, अपने सैनिकों को कहा कि मैं सरयू नदी के पास में मचान लगाकर बैठूंगा, और जैसे सरयू नदी के अंदर कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आएगा, जैसे ही वो पानी में मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ में तीर चलाकर उसको मार दूंगा। घनघोर अंधकार में भी वो शब्द भेदी बाण चला दिया करते थे। बदकिस्मती विडंबना की उस दिन पानी पीने के लिए कोई पशु नहीं आया, बल्कि उससे पहले ही पानी भरने के लिए वह व्यक्ति आया जो अपने अंधे माता पिता को अपनी कावड़ के अंदर उठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। वह व्यक्ति जिसको भारत की सभ्यता आज भी आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जानती है, वह श्रवण कुमार जिसकी हम रक्षाबंधन के दिन पूजा करते हैं, वह पानी भरने के लिए जैसे श्रवण कुमार ने अपने बर्तन को सरयू नदी में डाला और छपाक की आवाज ने राजा दशरथ ने चौकन्ना किया, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार वहीं पर मारा गया। राजा ने जब मनुष्य की चित्कार सुनी तो राजा दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है। व्यथा से ग्रस्त हुए, उस लाश को लेकर वो अंधे माता पिता के पास पहुंचे, माफी मांगी उनसे, लेकिन अंधे माता पिता ने कहा हे राजा दशरथ, अंधे लोग तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आज तुमने हमारे पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया है और हम इस पुत्र वियोग के अंदर आज मर जाएंगे, एक दिन तू भी इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग के अंदर मारा जाएगा। कालांतर में कैकेयी के वरदान और उस कहानी ने भगवान राम को वनवास दिलवाया और भरत को राजतिलक दिलवाया। भगवान राम के वियोग के अंदर राजा दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे। चंद बरदाई ने कहा कि हमारे पूरी रामायण ही इस बात पर रच दी गई कि शब्द भेदी बाण है और तुम्हें विश्वास नहीं है। सुल्तान ने कहा कि हाथ कंगन को आज सी गया, सुल्तान इस कारनामे को देखना पसंद करेगा। दूसरे दिन एक बड़े से मंच पर सुल्तान को बिठाया गया, प्लेटफॉर्म पर, नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा के पृथ्वीराज चौहान को वहां पर खड़ा किया गया। उसके सामने घंटी बांधी गई और कहा कि जैसे घंटी पर टन की आवाज आए पृथ्वीराज चौहान को वहां पर तीर चलाना है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है चला दूंगा। चंद बरदाई आगे से और लिखते हैं कि उस समय मैंने पृथ्वीराज चौहान को हमारी देशज भाषा में, हमारी लोकल भाषा के अंदर एक दोहा सुनाया और मैंने उसे कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें इस टन की आवाज पर, घंटी की आवाज पर तीर नहीं चलाना है, तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं तीर उस तरफ चलाया जाए, मोहम्मद गोरी वहीं पर बैठा हुआ है, उसे मार दिया जाए। अब ज्यादातर उस दोहे को, उस कहानी को जानते हो, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मर चुके चौहान। ये 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान चूक मत जाना, आज यहां तीर चलाया जाए। पृथ्वीराज चौहान सटीक उसी दिशा में तीर चलाता है और मोहम्मद गोरी को मार देता है। चंद बरदाई कहता है कि हम दोनों की पहले से योजना थी और हम दोनों ने एक दूसरे के कटार मारकर अपनी यह लीला, जीवन लीला को वहां पर समाप्त कर दिया। ऐसी कहानी चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर सुनाता है। हालांकि जब ये कहानी सुनते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में उठता है कि जब चंद बरदाई वहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ ही मारा गया तो ये कहानी सुनाई किसने? एक हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, और उसके अंदर कहा जाता है कि जो भी इन कैरिबियंस के जाल में फंस जाता है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आता है। और जैक स्पैरो कहता है
तो फिर ये बताया किसने कि उनके जाल में कोई कैसे फंसता है? कुछ वैसा इस कहानी में, पर उसका तो हम उत्तर देते हैं कि कालांतर में चंद्रबरदाई के बेटे जलहण ने इस पुस्तक को पूरा किया था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो की हिस्टोरिकली एविडेंस ज्यादा नहीं मिलते, उसको हिस्टोरिकली कंसीडर नहीं किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई नामक व्यक्ति जो था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा तो था, पर ये उसी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इस पर बहुत बड़ी डाउट है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहली जानकारी राज प्रशस्ति से मिलती है कि महाराणा राज सिंह जब राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कई दूत आसपास के क्षेत्रों में भेजे और उनको कहा कि जाओ और आसपास का इतिहास लेकर आओ। उनका कोई दूत जब अजमेर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति उसके सामने आया, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है जिसमें उस समय की तत्कालीन इतिहास की जानकारी है। और उस पुस्तक की खूब सारी बातें राज प्रशस्ति के अंदर लिखी गई और वहां पर इसका सबसे पहले जिक्र आता है। राज प्रशस्ति लिखी गई 1676 में, हम युद्धों की बात कर रहे हैं 1191-92 के आसपास में, इसलिए मामला मैच नहीं कर पाता थोड़ा। इसलिए कहा गया कि यार क्या पता किसी ने बाद में ये पुस्तक लिखी हो, कहानियों किंवदंतियों के आधार पर लिखी हो, क्योंकि इसी किताब में संयोगिता वाला मैटर है इसलिए डाउट कर लिया जाता है। इसी किताब में शब्द भेदी बाण और वहां जाकर मरने वाली बातें इसीलिए इस पे डाउट कर लिया जाता है। क्योंकि कालांतर में जब मैन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 1206 में भारत पर पुनः आक्रमण किया था और उस समय एक खोखर ने उसके छुरा मारकर हत्या कर दी थी। फिर दोनों बातें क्लेश करती है आपस के अंदर। इसलिए इस कहानी को, चंद्रबरदाई वाली इस कहानी को हिस्टोरियन ने ज्यादातर ने नकारने की ही कोशिश की, पर हमारी फोकलोर के अंदर तो यही प्रसिद्ध है। आज भी थोड़ा बहुत इतिहास का जानकारी शब्द भेदी बाण की कहानी को बड़े चटकारों बड़े चाव के साथ में सुनाना पसंद करता है। ये दोहा राजस्थान के घर घर के अंदर प्रचलित है, भले वो अनपढ़ आदमी वो भी इस बात को आपको सुना देता है। तो 2-3 अलग अलग सी कहानियां, अपने को इसमें नहीं जाना। अपने ज्यादा याद रखने वाली बात तो ये कि कौन से कंटेम्पररी राइटर ने ये कहा था कि पृथ्वीराज चौहान को वहां से गिरफ्तार करके वापस अजमेर का राजा बनाया गया था, कालांतर में यहाँ पर विद्रोह करता हुआ मारा जाता है। तो हसन निजामी ताजुल मासीर के अंदर कहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसा कि वो कहता है कि यहाँ पे षड्यंत्र करता है, हम उसको मार देते हैं, तो इस बार उसे वापस पकड़ कर लेकर गए हो, गजनी लेकर गए और वहां पर ले जाकर उसे मार दिया। मारने का तरीका तुर्कों में उन सब में एक जैसा हुआ करता था, बीच के अंदर खड़ा किया जाता था और पत्थर मार मार के मारा करते थे। मुझे लगता है ऐसे होंगे तारे गीत गए होंगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, शैतान को जैसे मारा जाता है वैसे उस व्यक्ति को मार दिया गया था। ये उसका अंत को लेकर सुखांत दुखांत घटनाएं कई कहानियां आपने को सुनाई देती है। 2 युद्ध याद रखना आपने। त्रैन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तबर हिंदिया भटिंडा को लेकर हुआ था, जिसमें वो भटिंडा पर कब्जा करके उसे काजू जियाउद्दीन को दे देता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हरा देता है, गोरी घायल हो जाता है, जिसे घायल दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने किया था। दूसरे युद्ध के अंदर इस बार अचानक मोहम्मद गोरी के हमले से चौहान संभल नहीं पाए, इस युद्ध के अंदर वो हार जाते हैं। उसके घोड़े का नाम याद रखो तो रख लेना, नाटेरंबा। सिरसा नामक स्थान से उसे गिरफ्तार किया गया। हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासीर में कहते हैं कि उसे पुनः अजमेर का राजा बनाया, फिर उसने रिबेल किया हमारे खिलाफ, फिर हमने उसको मार दिया था। 2 युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध याद रखना। हरियाणा में जगह पड़ती है 1191-1192। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। त्रैन का पहला युद्ध और त्रैन का दूसरा युद्ध याद रह जाएंगे मेरे समझ में आपके, तो याद रख लेना भाई। मुझे यहाँ पर हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों का यूं अच्छा सा लगता है कि तराइन को इंग्लिश मीडियम वाले लोग बोलते हैं टेरेन, प्योर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। कई होंगे तो क्या अरे बिचले से हो जाते हैं, ना तो हिंदी ढंग से आती है ना अंग्रेजी अच्छी आती है, वो तो अपने तरह तराइन ही बोल देते हैं। और जो कॉन्वेंट वाले ये जो बच्चे होते हैं इनको लगता है कि नहीं मैं क्लास में पढ़ा भी दूंगी तराइन का युद्ध, उनको लगता है क्या बता दिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन ये करने में थोड़ा कूल भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। एक दिन मैं इस घटना से थोड़ा जुड़ा हुआ था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ एक बार ऐसा, मैं बताऊंगा आपको ताकि याद रहे आपकी ये चीज। हालांकि क्लास इस मामले में थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आप चाहो तो इसको काट के आगे वाली देख लेना, सुनना चाहो तो सुन लेना आप थोड़ी सी बात। 2016 वाले इंटरव्यू चल रहे थे, 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसका मेंस का रिजल्ट आ गया था, लोग इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे थे। इधर प्री की वैकेंसी आई हुई थी, शायद 2018 की प्री की वैकेंसी आई हुई थी, तो हमारे पास प्री के बैच बने हुए, भयंकर वाले से बैच बने, और हम उनके अंदर लगे हुए सुबह से शाम तक उन प्री वाले बैचों के अंदर पढ़ाते हैं। प्री की वैकेंसी आने के बाद में जो प्री की तैयारी करते हैं तो टाइम कम होता है, तो लंबी लंबी क्लासें जल्दी जल्दी पढ़ाओ, वैसा कुछ मामला हो जाता है। आप लोग इस मामले में थोड़े सही हो कि आपने तैयारी अभी शुरू की, तो मारा मारी नहीं होती। उस टाइम थोड़ी मारा मारी बढ़ जाती है, और तो कुछ ही नहीं होता, उसमें भी लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें भी लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो दिलीप सर के पास में, दिलीप सर के कोई पुराने स्टूडेंट, अब के आरएस माया जाल है जी, आप तैयारी भले 2020 में शुरू करो, भले ही आपका 2022 के अंदर सिलेक्शन हो जाए, पहली वैकेंसी में 2021 के अंदर सिलेक्शन हो जाए, पर किसी की रैंक अच्छी नहीं आए, किसी को पोस्ट अच्छी नहीं मिले, वो फिर एग्जाम देता है, फिर एग्जाम देता है। तो अंडरवर्ल्ड है, आदमी आता मर्जी से जाता मर्जी से नहीं है। तो कई भूमि जो बर्फानी बाबा हो चुके थे, 2007 में कोई आरएस सेलेक्ट हो गया, वो वापस 2016 में इंटरव्यू कॉल हुआ था, पहले इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ उसका, मान लो, या हुआ तो वापस उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको लगता था इस बार थोड़ा ढंग से तैयारी करनी। वो सर के पास आए, उन्होंने सर को कहा कि सर हमें थोड़ी हिस्ट्री पढ़ाओ। पहले दिलीप सर ही हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, राजस्थान भी दिलीप सर पढ़ाते, बाकी हिस्ट्री भी दिलीप सर पढ़ाया करते, वन मैन आर्मी हुआ करते थे, तमाम सब्जेक्ट, मेरे सारे सब्जेक्ट दिलीप सर से पढ़े हुए, हिस्ट्री पढ़ावा, पॉलिटी पढ़ावा, इकोनॉमी पढ़ी हुई है, फिलोसफी पढ़ी हुई है, इथिक्स पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ाया करते, हिंदी पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, सारे थे सर के पास, ये सर ही पढ़ाया करते सारे सब्जेक्ट। तो उनका सर हम आपसे पढ़े हुए हैं और आप हमें हिस्ट्री पढ़ाओ। सर ने कहा टाइम नहीं है, बेच चल रहे हैं बहुत भयंकर वाले, और आपको यार क्या पढ़ाऊं, सब कुछ आता ही है, आरएस सेलेक्ट हो रखे हो आप लोग। नहीं सर आप पढ़ाओ।
सर ने वापस आया, नहीं टाइम ही नहीं है, एकदम ही टाइम नहीं है सर, एक दिन निकाल लो एक दिन। तो सर ने लास्ट में फाइनली कहा यार मैं तो हिस्ट्री पढ़ानी छोड़ दी, भूल भाल गया, और मेरे तो खुद के हमारे स्टूडेंट है वो अब हिस्ट्री पढ़ाता है, आपको तो उससे पढ़वा दूं। तो उन्होंने कहा कि यदि सर ठीक ज्ञान हो हिस्ट्री का, थोड़ी आती हो तो पढ़वा दो। सर ने कहा हाँ यार बता ही देगा, इतना तो आप जितना तो बता ही देगा। सर ने दूसरे दिन मुझे कहा कि यार वो लोग हैं उनको हिस्ट्री पढ़ानी है। मैंने सर वापस कहा दो प्रॉब्लम है, एक तो अपने पास जगह ही नहीं है, अपने सब बेचों सब रूम्स के अंदर वो चल रहे हैं, बेच चल रहे हैं, फिर मैं फ्री नहीं हूं, मैं 7 से 7 क्लास लेता हूं, पढ़ाएंगे कब? सर ने कहा हाँ यार ये बात सही है। सर ने उनको फोन किया यार वो जगह ही नहीं है, आपको पढ़ाएंगे कहाँ, आप 15-20 लोग तो हो कम से कम, पहले आप आए नहीं जब हमने इंटरव्यू का बेच चलाया तब लास्ट टाइम में आए आप। तो उन्होंने कहा सर जगह का हम जुगाड़ कर ले, तो हम कोई हॉल वॉल ले ले, वहां बैठ जाए, आपका बंदा वहां जाए। तो सर ने मुझे कहा यार अभी इतना ही कह रहे हैं तो चले चलो, अपने चले गए। सर को मैंने टाइम, सर ने कहा सुबह 7 से 9 वाली क्लासेस की फ्री कर दो मैनेजमेंट वालों का, नहीं 9 से 11, 9 से 11, 7 से 11 फ्री कर दो इसको। मेरी जगह कोई टेस्ट लगा दिया, दूसरे टीचर को भेज दिया, 11 बजे तू आ जाना, 4 घंटे में उनको बता देगा वहां बता। मैं गया, उनमें से कुछ लोग मुझे जानते भी थे, दुआ सलाम हुई, 15-20 लोग सीधे बैठे हुए थे, अपने चेयर पे जाके बैठ गए। मैंने उन्हें कहा कि 4 घंटे का टाइम है, आपके बड़े बड़े जो भी प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन मेरे से आप पूछ लो, जितने होंगे मैं उतना बताने को प्रयास कर लूंगा। इसलिए जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं कि अशोक महान था, अकबर महान था, अकबर महान था, प्रताप महान था, इनके सर क्या रिप्लाई देने हैं, इंटरव्यू में पूछ ले तो क्या बता, अपन ने सब बताया एकदम। और चूंकि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके गया था कि दिलीप सर ने अपनी जगह भेजा था, इसलिए मैं डर भी रहा था कि कहीं ये रिजेक्ट नहीं कर दे, नहीं कर देगा, फर्जी आगे 4 घंटे का टाइम खराब करके चला गया। इसलिए मैं हर आंसर के बाद उनके चेहरे रीड करने का प्रयास करता था कि संतुष्ट है कि नहीं, और उनकी आंखों से मुझे लगता था कि नहीं यार ये मेरे उत्तर से संतुष्ट हुआ है। ऐसा जब होता है तो मानव स्वभाव है, आपको अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि नहीं यार अपने एकदम सटीक दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मेरे से इंडियन, राजस्थान, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते थे, इंटरव्यू में बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाती, वो सारी पूछी उन्होंने, मैंने सारे जवाब दिए। फाइनली 11:15 बजे उनमें जो सीनियर थे उन्होंने कंक्लूड किया इसको और कहा कि अब सर को 11 बजे जाना है, दिलीप सर का फोन आया था कि 11 बजे तक फ्री कर देना, तो आपके पास कोई यदि कोई लास्ट सवाल हो तो पूछ लो। मेरे सामने पानी की बोतल ला के रख दी, तो अपने पानी वानी पिएगा तो जाना ही अपने को। उन्होंने कहा नहीं कोई सवाल नहीं, हो गए सर। अब उठने वाले ही थे, इतने में किसी लड़की ने हाथ खड़ा किया, वो भी सिलेक्ट हो रखे थे, पुराने को सीनियर थे। मगर जी पूछिए बताइए सर, बैटल ऑफ टेरेंट के बारे में आपका क्या कहना है? सच्ची बताऊं मैंने ये नाम भी नहीं सुना था कभी, पर अब दिक्कत ये कि आप साफ साफ मना कर दो तो बेइज्जती, कि 4 घंटे तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये है वो है, तेरे को ये भी नहीं आ रहा। तो भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छा सा सिद्धांत दे के गए कि मास्टर को यदि कुछ नहीं आए ना तो मास्टर मुस्कुरा दे। ये हंसी क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है, कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको नहीं आ रहा, और बस यही नहीं आया, बच्चों को लगता है इतना इजी था कि सर मजाक उड़ा रहे हैं कि तेरे को ये भी नहीं आता। बच्चा कहता नहीं सर आगे 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 आगे, तो बैठ जाओ। हालांकि मास्टर मन ही मन सोचता है कि आ गया तो मुझे बता देता कि अगली क्लास में तो पता चल जाए कुछ। और मैंने कहा बैटल ऑफ टेरेंट, बैटल ऑफ टेरेंट के बारे में तो क्या ही बताना है, हालांकि मुझे दूर दूर तक भी नहीं पता कि ये क्या है, उनमें कोई खास बात भी नहीं है। वापस क्वेश्चन किया, हाँ सर वैसे तो कोई खास बात नहीं, पर फिर भी थोड़ा आप एलिब्रेट कर दोगे तो ठीक रहेगा। मैं मन ही मन सोचूं कि सर एलिब्रेट कहां से कर दे, सर को नहीं आ रहा है। पर फिर मेरे को लगा कि यार यदि अपने को 30-40 सेकंड का टाइम मिले ना तो निकल के आ जाए, क्या पता हो अपने दिमाग में वो स्पॉन्टेनियस याद नहीं आ रहा हो अपने को, क्या करें। तो पानी वाली बोतल पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा तो बैटल ऑफ टेरेंट बताना है, यूं करके पहले पानी वाली बोतल लेके पानी पिया ताकि लोगों को लगे पानी पी रहा है, पानी पी के बताएगा। अपने सोचे, और आप मानोगे नहीं मैंने मेरे दिमाग को ग्रिल करके रख दिया, इंडियन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, राजस्थान, वर्ल्ड, मेरे दिमाग में जितने नोट्स किताबें थी एक का एक सारी 30 सेकंड के अंदर उभर के आ गई, वो सारी किताबें कहेगी इस हार्ड डिस्क में बैटल ऑफ टेरेंट नहीं है। पानी भी पी लिया, नीचे वापस रखे, क्या बोलूं अब मैंने वापस लास्ट रिप्लाई किया, मैं कहा हाँ धीरे धीरे बोलूं, क्या पता अपने दिमाग में ये कोई क्लू दे दे, पर वो क्लू देने के लिए तैयार नहीं। हाँ तो क्या बताना था आपको, क्या पूछ रहे थे आप? मुझे लगा इस बार कोई आसपास का दूसरा नाम ले तो अपने को याद आए घटना, और वापस कहा कि हाँ सर वही बैटल ऑफ टेरेंट के बारे में पूछना था और कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा तो वैसे भी क्या जानना है जैसे आपको बैटल ऑफ टेरेंट में? तो उनके मुंह से निकला कि सर वो पृथ्वीराज, मगर रुको वो अब रुक जा, अब मैं समझ गया, अब मैं पृथ्वीराज चौहान के बाप दादाओं के आंतड़े बिखेर के रख दूंगा यहाँ पे, मुझे एक घटना याद है। अच्छा ये तराइन वाले युद्ध का ही पूछ रहे हो क्या? आना मुझे 15 मिनट बाद में था, पर मैंने उस दिन आधे घंटे तक उनको और तराइन के युद्ध की बात बताई, खुद को प्रूव करने के लिए कि नहीं अपने को आता है। क्लास के अंदर आया तो क्लास में बच्चे बोले सर 11:20 पर आए हो, क्लास तो 11 बजे शुरू होनी थी, आज तो लेट कर दिया। तो मैंने बच्चों को कहानी सुनाई कि आज तो यार मरते मरते बचे। लेकिन नए लोगों में यूं बेइज्जती सी फील होती, अपने लोगों तो बेइज्जती फील नहीं होती। बता दें टाबरों क्या नहीं आ रहा था अपने को, तो मैंने कहा आज तो यार मरवा दिया, इंग्लिश मीडियम वाला रहा है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं रहे इसको, ऐसे कहते हैं आज दिन तक नहीं बताया, मंगतों ने तुम्हारे चक्कर में मेरी बेइज्जती हो जाती है, वहां पे पानी फिर जाता है, सब कुछ मिट्टियां मेट हो जाता है, क्या बात हुई सर क्या बात हुई? मैंने उनको बताया अरे यार इस तरह इनको टेरेंट कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बच्चे हंस लिए, थोड़ी देर हंसी मजाक से हो गई, फिर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। आप सुनिए आगे की बात। उसी साल आईएएस का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, हिस्ट्री का पेपर, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ टेरेंट
हिंदी के अंदर लिखा हुआ, टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। नहीं लिखा उसने तराइन, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन करता और उसने टेरेन को टेरेन लिख दिया। शाम को बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर थैंक यू। मुझे लगा क्यों कि सर वो आपने दिन बताया था तराइन को टेरेन कहते हैं। हाँ, तो आज हिंदी में भी टेरेन लिखा हुआ था। मुझे लगा मजाक की बात भी कई बार काम आती है। तो देख लो भाई, इंग्लिश मीडियम वालों, मुझे अंग्रेजी आती है, मैंने आज आपको बता दिया जिसको टेरेन कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों, तुम इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलना कि मैंने बता दिया कि कभी आपके आ जाए टेरेन तो आपके याद आए पूरा का पूरा टेरेन, सबका सब याद आ जाए कि इसके अंदर क्या बात थी क्या बात नहीं थी। थोड़ी सी बातें हम आगे और पढ़ते हैं। देखो आगे सीधी सीधी सी बात है।